हाँ जी, कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? उम्मीद करता हूँ बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 10 तक। यूँ कहूँ सेक्शन 11 भी आपको बताऊँगा जो आपके मॉड्यूल में बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है, उससे रिलेटेड पॉइंट ज़रूर लिखे गए हैं। तो देखो सेक्शन 5 पे जाएंगे, उसके सब सेक्शन पे भी जाएंगे, सारे पॉइंट डिटेल करेंगे। कॉपी पेन साथ लेके बैठो, स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में आपने सीखा जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात कर रहे थे कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट जब हम बनाएंगे तो किस सिचुएशन में जाके वो वैलिड होगा, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट हैं, ये सारे पॉइंट हमने आपको कल की क्लास में बताए। आज की क्लास में सबसे पहला पॉइंट है वो सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 में है। कुछ बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज हैं, सर इसे सब सेक्शन बोलना है कि नहीं? भाई ज़रूर बोलना है, टेंशन ना लो, इस पर एक डिटेल वीडियो कर दूंगा अगर आप चाहोगे। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नेसेसरी पॉइंट नहीं है, तो आगे बढ़ता हूँ। अभी सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 में बोला गया है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर। ध्यान देखो, ऑफर, इधर एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर, किस लिए हम ऑफर कर रहे हैं? टू बाय और सेल। क्या करना है सर? कल भी बात हुई थी जो एसेंशियल एलिमेंट है उसमें गुड्स इंक्लूडेड है, गुड्स फॉर अ प्राइस। और क्या बात हुई थी कल क्लास में कि जो कंसिडरेशन पे होना है वो इन मॉनेटरी टर्म्स होना है, नॉट इन काइंड। तो फिर से रिपीट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल अ गुड्स फॉर अ प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करेंगे तो सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 कहता है कि भाई जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वहाँ पे हमें दो ही बात का ध्यान रखना है, हमें गुड्स ऑफर करना है। किस पर्पज़ के लिए? बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। क्लियर है? क्या करना है? गुड्स ऑफर करना है बाय और सेल के लिए। और जो गुड्स हम ऑफर कर रहे हैं सामने वाला जो हमें एक्सेप्टेंस देगा, मेक श्योर कि उसके बदले में वो क्या पे करे, हमें प्राइस पे करें। मतलब साफ है, इन मॉनेटरी टर्म्स। अब जो अगले पॉइंट पे मूव करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी देखो इस पॉइंट को समझना, कल भी डिस्कस हुआ है, फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका अब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। सर अब्सोल्यूट का मतलब क्या है? जहाँ पर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर लेंगी। सेलर गुड्स ट्रांसफर कर देगा, बायर प्राइस पे कर देगा, तो हम बोलेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट अब्सोल्यूट नेचर का है। बट जब बात आएगी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट होगा? मे बी पॉसिबिलिटी है कि बायर वो बोले कि हम आपको किस्तों में पैसे देंगे, सेलर बोले हम आपको किस्तों में स्टॉक देंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर कोई कंडीशन ऐसी जो कंडीशन के फुलफिल होने के बाद चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। समझ आ रहा है? चलो अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अभी एनी लॉ पे ऐसा नहीं कोई भी एक्ट जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात हो रही है। फॉर द टाइम, सर सेक्शन 11 जो बोला गया है वो इसी से रिलेटेड है, अभी बता रहा हूँ। मतलब आपके माइंड में पहले क्लियर कर लो, सेक्शन 11 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आएगा तो माइंड में इमेज प्रिंट हो जानी चाहिए टाइम की। चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है जी, अभी से ही क्लियर रहेगा। हाँ, मुझे सेक्शन 11 बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और वर्ड ऑफ माउथ। अभी देखो क्लियरली बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो यार, तो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट में एग्रीमेंट भी आता है। अभी एग्रीमेंट करना है, या तो लिख के करो या तो बोल के करो, या तो पार्शली लिख लो पार्शली बोल लो। समझ आ रहा? अगला वर्ड यही है, पार्शली राइटिंग, पार्शली बाय वर्ड और ऑफ माउथ, या फिर इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, या तो पार्टीज ऐसा कंडक्ट कर लें। अब एक बात समझना, जब इस पॉइंट को हम डिस्कस करने चल रहे तो हमारे माइंड में ना एक इमेज क्लियर होनी चाहिए। क्या सर? जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात होगी तो 3 तरीके हुए। पहला तरीका क्या है? आप उसे बोल के या लिख के परफॉर्म कर सकते हो, मतलब एग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हो, सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। पहला तरीका बोल के लिख के। दूसरा तरीका पार्शियली बोल के या फिर पार्शियली लिख के, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका पार्टीज अपने कंडक्ट में लेती हैं, उन पे ऑब्लिगेशंस होती है, वो परफॉर्म करती है, दैट्स इट। ना बोल रहे हैं ना लिख रहे हैं। एग्जांपल के लिए आप किसी ग्रोसरी शॉप पे गए, किसी मॉल में गए, हालांकि इस सिनेरियो में नहीं जा सकते, हर जगह लॉकडाउन है, बट अगर आप जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप सेलर से बोलो आपने स्टॉक उठाया, गुड्स उठाया, उसको दिया, सिंपल है। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, बट हाँ वो आपसे एक वारंटी पे कार्ड पे, गारंटी कार्ड पे सिग्नेचर लेता है ना, आप में उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या आपका बोलना ज़रूरी है? क्या नहीं ज़रूरी है, वो पार्टीज़ के कंडक्ट से चीज़ें परफॉर्म हो जाएंगी। चलिए अब जरा बात करते हैं सर सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
देखिए सर, इस पॉइंट पर जाने से पहले कुछ बेसिक चीज डिटेल करता हूँ। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जब भी हम बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मोड क्या क्या है, ध्यान से सुनना। देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्या है मोड, पहला मोड क्या है, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स पॉसिबल है। दूसरा मोड क्या है, इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस बट डिलीवरी एट सम फ्यूचर डेट, मतलब पैसा तुरंत दे दिया जा रहा है बट डिलीवरी सम फ्यूचर डेट पे। आप बोल सर ऐसे कैसे, पैसे देने तो सामान तो चाहिए ना जी ना। मान लो किसी प्लॉट पर, किसी एरिया पर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है, तुम पैसे हजारों करोड़ों फेंक दो, फिर भी अचानक से तो एरिया डेवलप नहीं हो जाएगा ना, कंस्ट्रक्शन तो टाइम लेगा ही लेगा। मतलब साफ है, इमीडिएट पेमेंट पॉसिबल है बट डिलीवरी ऑफ गुड्स इन सम फ्यूचर डेट। तीसरा तरीका, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, जैसा नॉर्मली होता है, आप तुरंत पैसे तो तुरंत सामान लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इंस्टॉलमेंट, जैसे आपको बड़ा स्टॉक चाहिए, बड़े बिजनेसमैन हो आप, तो आप इंस्टॉलमेंट में सामान मंगा रहे हो, इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहे हो, ये भी पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के फॉर्म में। अगला, डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, डिलीवरी भी पेमेंट भी या दोनों के दोनों किसी फ्यूचर डेट के लिए पेंडिंग कर जाएं, तो ये फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो सर सेक्शन 6 पे बात करेंगे। यहाँ पे एक बच्चे ने हमसे एक सवाल भी किया था एसर्टेन गुड्स का एंड अनएसर्टेन गुड्स का, बताएंगे अभी, चिंता की बात नहीं है। बेटा चिंटू लेट क्यों आए हो क्लास में? अरे मैं तुम्ही से बोल रहा हूँ जो लेट आए हो, हाँ तुम्ही लोगों से बोल रहा हूँ, है ना। तो सुनो यार, टाइम पे रहा करो। अभी पता क्या, ये वीडियो बाद में कोई बंदा देख रहा होगा इस प्रीमियर के बाद, तो उसको ऐसा लगेगा ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दी है, उसे क्या मालूम क्या चल रहा है, हालांकि नहीं सोचेगा वो। चलो सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 5 किस बारे में बोला गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म्ड कैसे होगा। सेक्शन 6 किस बारे में बोला गया है, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। तो जरा यहाँ देखना, अगर गुड्स एग्जिस्ट कर रहा है तो भी वैलिड है, अगर गुड्स फ्यूचर डेट पे है तो भी वैलिड है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, सिंपल है, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट नेचर का हुआ, एब्सोल्यूट नेचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा ना, कंडीशनल हुआ तो क्या होगा, तो भी वैलिड होगा। सर ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड होगा, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड होगा, सेम एज ये एग्जिस्टिंग गुड्स जो है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड होगा। जो फ्यूचर पे आना है आपका गुड्स, लाइक फ्यूचर गुड्स जा रहा है, एग्जिस्टिंग भी वैलिड, और जो फ्यूचर पे परफॉर्म होना है वो भी आपका वैलिड होगा, बिकॉज ये कंडीशनल हो जाएगा आपके लिए। चलिए जी अगले पॉइंट मूव कर जाते हैं, डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लो। सेक्शन 7 सेक्शन 8, वो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में लिखा गया है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और सेक्शन 8 बोलता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अब इस पॉइंट को समझने के लिए एक पॉइंट समझना, देखो सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 वर्ड यूज़ किया जाता है। सर ये आपकी एक याद होगा, जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा था वहाँ पे एक वर्ड आया था परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो जब परफॉर्मेंस की बात आई थी तो वहाँ पे आप सबको एक चीज़ क्लियर हो गई थी, वो ट्रेजर बाय मैजिक वाला, अगर ध्यान हो आपको, उससे जो पॉइंट है, देखो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है जी। अब जरा समझना, अगर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नोट डाउन कर लीजिएगा, किसके लिए बोलना है, सेक्शन 7 सेक्शन 8 के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखो, अगर तो हमें ये बात क्लियर हो गई है, सेक्शन 8 में ज़्यादातर रिलेट करेगा, अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, परफॉर्म हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता सर, ये पॉइंट डायरेक्टली आप रिलेट कर लो सेक्शन 8 से। अगर ऐसा है कि जो पॉसिबिलिटी है वो है ही नहीं, परफॉर्म हम कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो सेलर ने बायर को बोला कि हम आपको इस पर्टिकुलर डेट पे इतना स्टॉक सेल आउट कर देंगे, बट उस डेट से पहले पहले गोडाउन में आग लग गई, तो ये जो सिनेरियो ये इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस को डिनोट करता है, मतलब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोला जाता है इसको। तो इस सीन में ना सेलर की कोई मिस्टेक है ना ही बायर की कोई मिस्टेक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो क्या चीज़ हमको बतानी, आप दिख रहा होगा एग्रीमेंट अवॉइडेड है, बट उससे पहले सेक्शन 7 लेंगे गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही पेरिश हो गया, लाइक गुड्स डैमेज हो गया, कुछ भी नुकसान हुआ है, तो इफ गुड्स डैमेज बिफोर, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। अब आप बोलो सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अच्छा एक सवाल है, पहले आप इसका आंसर करो फिर मैं यहाँ लिखता हूँ। ये जो सिनेरियो है यहाँ पे एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड होगा कि वॉइड होगा। आप जब बुक पढ़ेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ जाए, बट मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ये सिचुएशन है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले गुड्स लॉस हुआ है, डजंट मीन कि एग्रीमेंट से पहले लॉस हो गया है। हो सकता है कि जो एग्रीमेंट हुआ उस पर्टिकुलर डेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहा हो, वैलिड। तो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि बना नहीं है तो वो एग्रीमेंट क्या रहा होगा, वैलिड रहा होगा।
आई होप ये बात आप समझ रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ लो कि आज क्या तारीख है सर, आज है 5 तारीख, ठीक है। 5 मई को हमने कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, और हम ये एग्रीमेंट करा। 5 मई को हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि 12 मई को हम आपको स्टॉक सेल आउट करने वाले हैं, बट 10 मई को ही गोडाउन में आग लग गई। तो यहाँ पे हम अपनी परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं कि हम परफॉर्म कर पाएँ इस सिनेरियो में। अब जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई तो 5 तारीख को जो एग्रीमेंट हमने आपने मिलकर किया वो एग्रीमेंट कैसा है, वैलिड एग्रीमेंट है। बट 10 तारीख को जब ये सीन क्रिएट हुआ तो 12 तारीख को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद ब खुद क्या होगा, वॉइड हो जाना है, ठीक है जी। अगले पॉइंट मूव करते हैं, सेक्शन 8, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल, सेल से पहले डैमेज हुआ है बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल कल बता दिया था, सेल एग्रीमेंट टू सेल, सेल में क्या होता था, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर देते थे। एग्रीमेंट टू सेल में परफॉर्मेंस फ्यूचर पर डिपेंडेंट थी या फिर किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट थी कि वो पर्टिकुलर कंडीशन जब परफॉर्म होगी तो हम बोलेंगे ठीक है अब हमें परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, देखो जरा, गुड्स डैमेज विदाउट द फॉल्ट ऑफ द बायर एंड सेलर। अब ये सिंपली बोल रहा है कि भाई गुड्स डैमेज हो गया बट इसमें बायर और सेलर की कोई फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीमेंट विल बी अवॉइडेड, एग्रीमेंट को अवॉइड किया जाएगा। एक लाइन पढ़ रहा हूँ, कॉपी में नोट कर लो, गुड्स नॉट एग्जिस्टिंग ऑल द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे अगर गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, डैश करके लिखो वॉइड एब इनिशियो। फिर से बोल रहा हूँ, लिख लो, दोबारा से नोट करो, गुड्स नॉट एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अगर गुड्स एग्जिस्ट नहीं करता दैट मीन्स गुड डिस्ट्रॉय विदाउट नॉलेज ऑफ द सेलर, सेलर की नॉलेज से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय कर गया तो डैश करके लिखो वॉइड एब इनिशियो, दैट मीन्स वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगला पॉइंट सुनो अभी, if there was agreement to sell and goods perishing after contract is made, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है बट एग्रीमेंट कैसा है, एग्रीमेंट टू सेल है। तो ध्यान सुनो, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ बायर सेलर एग्रीमेंट्स बिकम वॉइड। तो सीन सेम है, बिकॉज सेलर की भी फॉल्ट नहीं, बायर की भी फॉल्ट नहीं, जब उन्हें फ्यूचर पर किसी कंडीशन के बाद परफॉर्म करना है और गुड्स अवेलेबल नहीं है। समझना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, गुड्स है, जिसका हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही नहीं है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा फिर, ऑब्वियस सी बात है वॉइड होगा। आई होप ये क्लियर है। जिस चीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अगर वो चीज़ ही अवेलेबल नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद क्या होना है, वॉइड हो जाना है। अब बढ़े आगे, चलो सेक्शन 9 और 10 की बात करते हैं। हाँ जी, सेक्शन 9 और 10। सेक्शन 9 देखिए, ascertainment ऑफ प्राइस। बेसिकली सेक्शन 9 एंड 10 बोथ आर रिलेटेड विद ascertainment ऑफ प्राइस, बट पहले सेक्शन 9 की बात करेंगे। ascertainment ऑफ प्राइस, प्राइस तय करने की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, प्राइस की बात होगी तो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया। किसको, कॉपी में नोट कर लो। प्राइस की बात होगी तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 10, बोलता हूँ क्या है अभी से आगे, ध्यान सुनना। प्राइस इज द मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। प्राइस का मतलब वो नहीं, जैसे अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, खासकर मोटिवेशन स्पीकर, यू हैव टू पे द प्राइस। अभी आप बोलता भाई क्या बोल रहा है ये, बेसिकली वो आपसे सिर्फ प्राइस मतलब पैसा नहीं बोल रहे, वो आपसे बोलते हैं आपको आपकी टाइम, एनर्जी, मनी तीनों खर्च करनी पड़ेगी किसी भी काम को करने के लिए। तो वो ऐसा बोलते हैं यू हैव टू पे द प्राइस, बट डजंट मीन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस का मतलब एक ही है, भैया रोकड़ा पे करना पड़ेगा। तो फिर से सुनो, प्राइस में भी, अब प्राइस कैसा हो सकता है, फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ऑन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, सेलर बायर मिलके फिक्स कर लें इतने रुपए आपको देने हैं। दूसरा पॉइंट सुनिए, एग्री टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यूअर जो होगा उसके मैनर में भी वो फिक्स हो सकता है। चलो तीसरा सुन लो, डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, जो पार्टीज आपस में डील कर रही हैं वो डिटरमाइन कर सकती हैं प्राइस को। चौथा पॉइंट सुनिए, वेयर प्राइस कैन नॉट बी फिक्स्ड इन एनी ऑफ द अबव वेज, अगर प्राइस ऊपर के तीनों कंडीशन में नहीं फिक्स हुआ। तीनों कंडीशन क्या थी, पहली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी एग्री टू बी फिक्स्ड इन मैनर प्रोवाइडेड बाय वैल्यूअर, तीसरी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, मतलब पहला कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हुआ, दूसरा वैल्यूअर डिसाइड करे, तीसरे में हमने बोला है जो पार्टीज डील कर रहे हैं वो डिसाइड कर लें। अगर ये तीनों तरीके नहीं है प्राइस फिक्स करने के तो चौथा तरीका, where price cannot be fixed in any of the above ways, buyer is bound to pay a reasonable price to the seller। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तीन तरीके हैं वो तीनों तरीके फॉलो अप नहीं हुए तो चौथा तरीका क्या है, buyer is bound to pay the reasonable price। reasonable का मतलब क्या है, अगर ये 100 रुपीज़ का है
तो 80-90 रुपये तो दे दो यार, ऐसा कैसे चलेगा, है ना। मतलब रीजनेबल, एटलीस्ट 100 के आसपास दो, ये नहीं हम तो 10 ही देंगे, आपने तो पहले बोला ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लाइक एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। ये बात भी जो मैंने आपको भी बताई ना, प्राइस कैसे सेटलमेंट होगा, 3 केस हैं, लोड करिएगा, 3 डिफरेंट केस हैं। अगर तीनों केस नहीं हुए तो बायर को क्या करना पड़ेगा, बायर हैज़ टू पे अ रीजनेबल प्राइस। क्लियर है सर पॉइंट ये आपको। चलिए जी, अब सेक्शन 9 भी बता लिया, 10 भी बता लिया, अब बारी सेक्शन 11 की, ठीक है। और फिर उसके बाद अभी क्या बताना है, असर्टेन अनसर्टेन, ये भी कर लेंगे। तो सेक्शन 11 जैसे मैंने बोला टाइम से रिलेटेड है, तो नोट डाउन करो, स्टिपुलेशन एज टू टाइम। ठीक है जी, आप लोग का कमेंट देखता हूँ रिस्पांस में तो मज़ा आता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप इतने सारे बच्चे, तकरीबन 3000 से ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हैं। तो ये जो ऑफलाइन वाली फील है, मैं पूरी कोशिश और पूरे हार्डवर्क के साथ लगाऊं कि भाई इसको मेंटेन रखेंगे, लॉकडाउन का मज़ा लेंगे हम लोग। तो बेटा चिंटू सुन रहे हो ना, लेट मत आया करो। हाँ, तो हम बात, अच्छा लेट क्यों नहीं आना उसका रीज़न बताता हूँ, हालांकि डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। आप लेट हो गए ना तो जो इससे रिलेटेड टास्क दूंगा वो भी डिले कर जाएगा, फिर अगली जो काम होगा, अगला क्लास जो होगा, लाइक 1 बजे के आसपास आपको टेलीग्राम पे भी कुछ ना कुछ मिलने वाला है, जो आधे घंटे थोड़ा और स्ट्रेच करता है आपको। तो ये सारा चीज़ ना बैक टू बैक वर्क है, कोशिश करो। तो बढ़ते हैं स्टिपुलेशन एज टू टाइम की तरफ। तो यहाँ पे लिखा गया है एज रिगार्ड टाइम फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस। स्टिपुलेशन एज टू टाइम, देखो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बायर का होना जितना इंपॉर्टेंट है, सेलर का होना जितना इंपॉर्टेंट है, गुड्स का होना जितना इंपॉर्टेंट है, प्राइस का होना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा टाइम का होना इंपॉर्टेंट है। समझो जरा, बायर ने क्या करा, सेलर से स्टॉक ले लिया, पैसे के लिए बोला जब मन करेगा दे देंगे, चलेगा क्या, नहीं चलेगा भाई, क्योंकि हम एक टाइम फिक्स करेंगे कि सर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने दिन का बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके लिए बनाएं, या फिर कितने दिन के क्रेडिट पर आप स्टॉक ले जा रहे हो। अगर आप बोलते हो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सर उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करो ना कितने टाइम बाद आप पेमेंट दोगे, या फिर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइम बाद आप डिलीवरी दोगे गुड्स की। टाइम स्टिपुलेशन है, कन्फर्म है कि टाइम इंपॉर्टेंट है। बायर, सेलर, गुड्स और क्या बोला, प्राइस और टाइम, 5 पंचतत्व, ठीक है ना। बढ़े आगे, शक्तिमान वाली हालत है। तो सुनना अभी, एज रिगार्ड टाइम फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस unless a different intention appear from the contract, stipulation is regard this is not deemed to be essence of the contract of sale। कह रहे हैं अगर कोई डिफरेंट इंटेंशन ना हो तो एसेंस ऑफ सेल है ये, मतलब लिख सकते हो आगे। बट डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विदाउट डिले, साफ शब्द में बोल रहा है, बट डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विदाउट डिले। स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ डिलीवरी आर यूजुअली द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंस है स्टिपुलेशन एज टू टाइम। तो टाइम की इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ, चलो जल्दी से इस पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आज का टास्क बताता हूँ आपको। तो सर बच्चे ने पूछा था असर्टेन और अनअसर्टेन ऑफ गुड्स। ओके, चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं ये टॉपिक आपका कहाँ पे अवेलेबल है। ओके, अच्छा टाइप्स ऑफ डिलीवरी में किसी को कन्फ्यूज़न होगा तो बता देना, उसका भी टॉपिक मैं डिस्कस ज़रूर कर लूँगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 पॉइंट, जो कल की क्लास और आज की क्लास है, इसमें आपका ये यूनिट 1 आराम से कंप्लीट होना चाहिए। बट अगर आपको डाउट्स हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं एक पॉइंट में किसी मोमेंट पे जाके मैं उसको डिस्कस ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। जैसा होता है ना ऑफलाइन क्लास में, टॉपिक कुछ और भी चल रहा है, बच्चा बोलता है तो सर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ इस वक्त आपको। तो देखो जरा, अनअसर्टेन गुड्स को एक वर्ड यूज़ करना है, जेनरिक गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स को जेनरिक गुड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है आपके लिए, लाइक अनअसर्टेन गुड्स मीन्स गुड्स डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन। आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो उसके डिस्क्रिप्शन से, ऐसा करते हो क्या, तो टेस्ट करने जरा लाओ देख कैसा है, नहीं करते हो ना। मतलब ऑब्वियस सी बात है, डेयरी मिल्क की चॉकलेट आई कितनी कैलोरी है, कितने विटामिन है, ऐसा चेक करने के लिए पहले टेस्ट करते हो क्या, नहीं करते हो। बाय डिस्क्रिप्शन चेक करो, ले जाओ। तो लिखा हुआ है मीन्स गुड्स डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन एंड नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। उस पर सेलर बायर ना एग्रीड हैं ना उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अनअसर्टेन जेनरिक गुड्स है, हमें नहीं पता गुड्स क्या होगा, अनअसर्टेन है। अगला जो पॉइंट आता है असर्टेन गुड्स, यहाँ मतलब मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड। अनअसर्टेन में आइडेंटिफाइड नहीं होगा
और एसर्टेन में मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डिंग विद द एग्रीमेंट, जैसा एग्रीमेंट है वैसा गुड्स है। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज़ बीन मेड, जैसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो सिंपल है, अनसर्टेन गुड्स में गुड्स आइडेंटिफाई नहीं होगा, अनसर्टेन गुड्स में गुड्स आइडेंटिफाई होगा ऑन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और ये जो आपका यूनिट फर्स्ट है, इसमें कुछ एक बेसिक पॉइंट और है। अब आपको क्या करना है, मॉड्यूल उठाइएगा। सबसे पहला काम, अगले आधे घंटे, लगभग आधे घंटे क्लास होने वाली है, तो अगले आधे घंटे पहले सेक्शन 5 से सेक्शन 11 तक पढ़ना है। 11 नहीं मिले तो कॉपी में लिख लेना, स्टिपुलेशन एज टू टाइम, क्या इंपॉर्टेंस आपको बता चुका हूँ। ये करने के बाद फिर वापस से कल वाली क्लास में जो टॉपिक डिस्कस उसको कवर कर लीजिएगा, और उसके बाद वेट करिए, 1 बजे तक आपको PDF भी मिल जाएगा रिलेटेड विथ योर टास्क। और फिर उसके बाद मिलता हूँ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।